हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन से दूसरा लेसन पढ़ेंगे, द ट्रू ब्यूटी। और इसको लिखा है थॉमस कैरी ने, कंपोज किया है थॉमस कैरी ने। देखते हैं इसको। अबाउट द पोएट। थॉमस कैरी वॉज बॉर्न एट वेस्ट विकहम इन 1595। थॉमस कैरी का जन्म वेस्ट विकहम में 1595 में हुआ था। हिज फादर मैथ्यू कैरी वॉज ए मास्टर इन चांसरी। उनके पिताजी जो मैथ्यू कैरी नाम था, वह चांसरी में एक अध्यापक थे, मास्टर थे। ही वॉज एजुकेटेड एट कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज। इनकी शिक्षा दीक्षा कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज में हुई, ऑक्सफोर्ड में हुई, एंड बिकम सेक्रेटरी टू सर ड्यूडली कार्लेटन एट वेनिस। और जो है ऑक्सफोर्ड से शिक्षा करने के बाद, ग्रहण करने के बाद, यह वेनिस में सर ड्यूडली कार्लेटन के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए। एंड लेटर फॉर ए शॉर्ट टाइम एट हॉज, और फिर थोड़े समय के लिए हॉज के भी सेक्रेटरी नियुक्त हुए, हॉज में भी सेक्रेटरी नियुक्त हुए। Somehow he won the favor of King Charles I and was appointed to an office at his court and received an estate from him. Somehow he won the favor of King Charles I. ये किसी तरह से चार्ल्स फर्स्ट के विश्वास को जीत कर उनके कोर्ट में, यानी उनका जो क्या बोलते हैं, उनकी जो सभा या उनका जो न्यायालय था, उसमें एक नए अपॉइंटमेंट के रूप में नियुक्त हुए। एंड रिसीव्ड एन इस्टेट फ्रॉम हिम, और वहाँ से उन्हें जो है एक इस्टेट पदवी मिली। ही इज़ वन ऑफ द कैवलियर पोएट्स ऑफ हिज कैरोलाइन पीरियड। वह अपने कैरोलाइन पीरियड के एक कैवलियर, यानी एक बहुत ही जो है उम्दा कवि रहे। कैरी वॉज फेमस फॉर हिज लव पोएम द रैप्चर। कैरी अपनी प्रेम भरे पोएम द रैप्चर के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध थे। ही ऑल्सो रोट ए नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग्स एंड लिरिक्स which were very popular in his time. उन्होंने बहुत सारे आनंददायक, ग्रेसफुल, बहुत ही जो है उम्दा गानों को और संगीतों को लिखा, जो उनके समय में बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध हुए। He died in 1640 when he was a courtier. जब वे एक सभासद थे, कोर्टियर थे, यानी सभा में रहने वाले थे, तब उनकी मृत्यु 1640 ईस्वी में हुई थी। अबाउट द पोएम देखते हैं। अबाउट द पोएम, कविता के बारे में। द ट्रू ब्यूटी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक्स इन दिस पोएम। ट्रू ब्यूटी बहुत ही जो है एक बहुत ही सुंदर, अनुपम संगीतमय कृति है। इन दिस पोएम द पोएट ग्लोरीफाइज स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड कंडेम्स मेयर फिजिकल ब्यूटी। इस कविता में कवि आध्यात्मिक सुंदरता को या आत्मिक सुंदरता को महत्व देता है, और जो शारीरिक सुंदरता होती है उसे डिनाई करता है, कंडेम यानी उसकी आलोचना करता है। द पोएट वॉन्स द लवर्स ऑफ फिजिकल चार्म्स बिकॉज दे डीके with the passage of time. कवि उन प्रेमियों को इस बात की चेतावनी देता है, कवि उन प्रेमियों को यह चेतावनी देता है कि जो शारीरिक सुंदरता होती है वह समय बीतने के साथ साथ खत्म होती जाती है, क्षीण होती जाती है। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी इज परमानेंट, लेकिन जो
आत्मिक सुंदरता है या जो मन की सुंदरता होती है वह हमेशा जो है बनी रहती है। इट नेवर डाइज, या कभी नहीं मरती। सो द पोएट प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल एंड हेट्स फिजिकल ब्यूटी डिवाइड ऑफ वर्च्यूज। अतः कवि मन की सुंदरता की प्रशंसा करता है और मन के और आत्मा की प्रशंसा करता है, एंड हेट्स फिजिकल ब्यूटी, और जो शारीरिक सुंदरता होती है उसकी उसको घृणा करता है, डिनाई करता है। डिवाइड ऑफ वर्च्यूज, और उसके गुणों को डिवाइड करता है, उसके गुणों को नकारता है। आगे पोयम देखते हैं। लिखा है, ही दैट लव्स ए रोजी चीक और ए कोरल लिप एडमायर्स, आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। पहली जो 6 लाइन्स हैं उसमें कवि कहता है कि कोई व्यक्ति, ही दैट लव्स ए रोजी चीक, कोई व्यक्ति ऐसी स्त्री से स्नेह करता है जिसके गुलाब जैसे गाल हों, यानी गाल जो है गुलाब जैसे लाल हों, या वह और एक कोरल लिप एडमायर्स, या वह उस स्त्री की प्रशंसा करता है जिसके होंठ मूंगे के समान लाल हों। यहाँ पे एडमायर्स मतलब प्रशंसा करना, कोरल मतलब मूंगा होता है, यानी वह उस स्त्री की प्रशंसा करता है जिसके होंठ मूंगे के समान लाल हों। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक, या जिसकी आंखें तारों के समान यानी सितारों के समान चमकीली हों, और फ्यूल टू मेंटेन डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, और वह अपनी प्रेम की भावना को बनाए रखने के लिए, यहाँ पे फ्यूल का मतलब है प्रेम की भावना, ईंधन, यानी ऐसी भावना जो प्रेम को बनाए रखती है उसकी बात हो रही है, यानी जो भौतिक सुंदरता है उसको लेकर फ्यूल कहा गया है। तो फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, और वह अपनी प्रेम की भावना को बनाए रखने के लिए इन सभी सुंदरताओं में प्रेरणा पाता हो। ठीक है, मेंटेन हिज फायर्स मतलब प्रेरणा पाता हो। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, किंतु कवि कहता है कि उस स्त्री को बुढ़ापा आने पर, यानी जिस स्त्री से वह इतना अत्यधिक प्रेम करता है उसकी फिजिकल ब्यूटी यानी शारीरिक सुंदरता के कारण जब उसे बुढ़ापा आता है तो ये सभी सुंदरताएं शो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो ये सभी सुंदरताएं समाप्त हो जाएंगी और तब उस व्यक्ति के प्रेम की तीव्रता भी समाप्त हो जाएगी। फ्लेम्स मतलब जो है जो ज्वालाएं या जो प्रेम की तीव्रता होती है वह भी समाप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं, आगे लिखा है, बट ए स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, बट ए स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, बट ए स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड but a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes। कवि कहता है इस पद्यांश में कि जो है गुलाब के समान लाल गाल, मूंगे के समान लाल होंठ और सितारों के समान चमकीली आंखें किसी स्त्री को सुंदर बनाती हैं, लेकिन वह समय के साथ साथ जो है क्या हो जाती हैं, समय के साथ साथ बेकार हो जाती हैं। समय जैसे जैसे बीतता जाता है ये सभी वस्तुएं जो है बेकार हो जाती हैं। तो इसी वजह से वो कहता है
बड़े स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, लेकिन जिस स्त्री का मन सरल एवं स्थिर होता है, यानी जिस स्त्री का मन सरल एवं स्थिर होता है उसके विचार कोमल होते हैं। यहाँ पे स्टेड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स यानी कोमल विचार वाली, और स्टेड फास्ट माइंड मतलब होता है कि मन का सरल होना, स्थिर होना, और स्मूथ मतलब होता है जो है सरल होना। एंड काम डिजायर्स, और जिसकी इच्छाएं शांत होती हैं एवं दोष रहित होती हैं। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से प्रेम करने वाले हृदय, यानी जो व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके आत्मिक सुंदरता को देखकर एक समान स्नेह करता है, एक समान प्रेम करता है, एक समान प्रेम करता है। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, तो ये सभी गुण मिलकर उस अमर प्रेम को जन्म देते हैं जो हमेशा अस्थायी रहता है, जो कभी नहीं मरता। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आइज, कभी कहता है कि जिस स्त्री में यह सभी गुण नहीं होते हैं उस स्त्री से मैं घृणा करता हूँ। यानी कभी जो है जिस स्त्री में यह सारे गुण नहीं देखता है, यानी ऐसी स्त्री जिसका मन सरल ना हो, जिसका मन, जिसके विचार कोमल ना हो, और जिसकी इच्छाएं शांत एवं दोष रहित ना हो, ऐसी स्त्री से कभी जो है घृणा करता है, चाहे वह कितनी ही जो है सुंदर क्यों ना हो। यानी कब कहता है कि चाहे वह कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, जिसके जो है गुलाबी गाल हों या मूंगे के समान होंठ हों या आंखें ही उसकी तारों जैसी क्यों ना हो, इन सभी गुणों वाली स्त्री को वह जो है पसंद नहीं करता है जिसका मन सरल ना हो, जिसके विचार कोमल ना हो, जिसकी इच्छाएं शांत ना हो यानी अनंत हो, जो अपनी इच्छाओं पर भारी पड़ती हो, ऐसे लोगों को कभी घृणा की नज़र से देखता है। तो आई होप आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे, और सेंट्रल आइडिया में जो है अगले वीडियो में इसके एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, धन्यवाद।